أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और इससे पहले जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत की वो आप लोगों को समझ आ रही होगी। अभी तक हम लोगों ने जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस के जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो चुका है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस का जो है सेक्शन 37 जो है कैपिटल गेंस फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैपिटल गेंस with respect to a plot, capital gain with respect to a building and other capital assets जो है वो हमने कवर कर लिया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन 37A और 38, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो हैं उनके हवाले से लॉ के अंदर कौन कौन सी प्रोविजंस मौजूद हैं और क्या क्या गाइडलाइंस मौजूद हैं। इनफैक्ट इनकम फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है ये सादा ज़बान में आप लोग अगर समझें तो आपके शेयर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स, शेयर्स, डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह के आप जो है वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट या गेन होता है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 37A। आप यूं समझ लें, आप एक तो शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपको एनुअल या पीरियोडिक डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड की टैक्सेशन जो है वो सेपरेटली होती है, लेकिन जब आप उस शेयर सर्टिफिकेट को या डेट इंस्ट्रूमेंट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के डिफरेंस में कभी गेन या लॉस हो जाता है। तो अगर वो गेन होगा तो उसकी टैक्सेशन क्या होगी, उसका टैक्स रेट्स क्या होंगे और कैसे उसको हम हैंडल करेंगे इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, और अगर वो लॉसेज होंगे तो उन लॉसेज को जो है वो हमने कैसे ट्रीट करना है। मूव करते हैं जी। हमने कवर करना है इसमें दो सेक्शन, जिसने आपको बताया सेक्शन 37A और 38। 37A में जो है वो टैक्स रेट बताए हुए हैं कि सिक्योरिटीज या शेयर्स के ऊपर जो है और डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसी तरह के अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके अगर अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के बाद अगर उनको आप डिस्पोज ऑफ या सेल आउट करते हैं तो आपको अगर गेन होता है तो उस गेन का जो है वो टैक्स रेट क्या होगा, किस रेट के हिसाब से जो है उसको आप जो है वो टैक्स चार्ज करेंगे या आपके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। सेक्शन 1A 37A1A के अंदर जो है फार्मूला बताया गया है, उसको हम देख लेंगे। सिंपल वही पुराने वाला फार्मूला है। सब सेक्शन 2 के अंदर ये गाइड किया गया जी कि होल्डिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होना है। सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है कि इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ अंडर सेक्शन 37A सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या है, सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें डेट सिक्योरिटीज को भी फर्दर एक्सप्लेन किया गया 3A सेक्शन में। फिर ये बताया गया जी कि इसकी जो टैक्सेशन होनी है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे आप लोगों ने लेनी है, बाकियों में जम या मिक्सअप नहीं करनी, बाकी हेड्स ऑफ इनकम जो होंगे आपके। सब सेक्शन 5 जो है वो हमें गाइड करेगा कि अगर आप सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करते हैं या सेल करते हैं तो उसके अंदर अगर उसके ऊपर आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस को सेट ऑफ कैसे करना है और कैरी फॉरवर्ड क्या करना है, कैसे करना है। सेक्शन 38 में हम लोग कवर करेंगे जी कि जो अदर देन सिक्योरिटीज अगर आपको लॉसेज होते हैं तो वो अलाउेबल हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है। और नॉन टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स हैं तो उनके अंदर लॉसेज जो है वो अलाउड नहीं है, उसको कवर किया गया है। फार्मूला A-B वाला है, थोड़ा सा रिवर्स पोजीशन में है, जाके सेक्शन 38 सब सेक्शन 3 में जाके इसको देख लेंगे। और कास्ट के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो आपने लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर जो कास्ट को माइनस करना है वो कास्ट जो है वो कैसे होंगी, वो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई लॉ की एक प्रोविजंस हैं कि अगर वो फुलफिल नहीं होती तो फिर वो दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। और आखिर में कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं
जिनके ऊपर अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो इनकम टैक्स लॉ जो कहता है कि ये लॉस नहीं है और इसकी एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम बाकी लॉसेस बाकी गेन्स में सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये आपके सामने जो टैक्स रेट्स डिस्प्लेड हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के टैक्स रेट्स हैं। अगर आप डिवीजन 7 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल देखें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा शेड्यूल बनाया हुआ है या गिवन है बाय द टैक्स अथॉरिटीज। मैंने कोशिश की है कि इन रेट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने पेश करूं। तो ये जो आपके सामने पेश हैं रेट्स जो आपके सामने डिस्प्लेड हैं, इनको अगर हम देखें तो अगर आपकी सिक्योरिटी 1 जुलाई 2016 के बाद एक्वायर्ड है तो रेट विल बी 15%, whereas if the security is acquired before 1 July 2016 तो there will be no gain tax या capital gain tax, या हम यूँ कह सकते हैं there will be no income tax on the gain on disposal of those securities which has been acquired before 1 July 2016। फिर एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है आपकी जिसमें आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डिविडेंड रिसीव्ड हुए हैं दोज डिविडेंड्स आर लेसर देन द गेन, तो फिर आपको जो है उस जो कम डिविडेंड रिसीव होने के का एडवांटेज एक मिलता है कि टैक्स रेट जो है 15% की बजाय 12.5% चार्ज किया जाएगा। इसी तरह फ्यूचर कमोडिटी अगर होती है तो उसका जो रेट होगा वो डेट विल बी 5%। कैश सेटल्ड डेरिवेटिव जो हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ऐसे डेरिवेटिव या ऐसे जो मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी सेटलमेंट के ऊपर आपको जो है वो एक्चुअल फिजिकल कमोडिटी नहीं मिलती बल्कि कैश मिलती है, तो ऐसे डेरिवेटिव जो हैं उनका 5% टैक्स रेट हो जाएगा। फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, रीट्स बोलते हैं, रीट्स मींस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स किसी किस्म की होती हैं। तो इसमें जो है वो जो म्यूचुअल फंड्स और रीट्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको जब रिडीम कर रहे होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की तो उसमें आपका 10% टैक्स जो है वो काट के आपको देंगी। ये दे आर बाउंड टू डिडक्ट द टैक्स और विदहोल्ड द टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वट एवर दैट इज, जो भी आप जितने का रिडीम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज सेक्शन वाइज समरी जो है, इसके टोटल 5 सब सेक्शन है। 1A के अंदर फार्मूला दिया हुआ है A-B। ए आप लोगों को पहले ये चीज लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड, और बी जो है वो डेट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि कॉस्ट है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास गेन आ जाएगा। जितने की सिक्योरिटी ली वो कॉस्ट है और जितने की जो सिक्योरिटी बेची जो है या डिस्पोज ऑफ की है वो आपका जो है कंसिडरेशन रिसीव्ड है। तो इसको जब A-B करेंगे तो आपके पास गेन आ जाएगा। सेक्शन 37A(2) गाइड करता है आपने रिकॉग्नाइज करना है होल्डिंग पीरियड के, आपके पास सिक्योरिटी जो है ये कितने पीरियड के लिए होल्ड हुई है। फिर सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है कि सिक्योरिटीज है क्या है। बड़ी आसान सी बात है जी, आपके शेयर सर्टिफिकेट है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पीटीसी वाउचर्स हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट्स और रिडीमेबल कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो रिडीम हो जाते हैं, डेट सिक्योरिटीज हैं, कॉर्पोरेट डेट्स, गवर्नमेंट डेट्स, और फ्यूचर जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं, और इस तरह करके जो है डिफरेंट सिक्योरिटीज की टाइप है। ये यूं समझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है दैट इज शेयर सर्टिफिकेट्स, फिर डिबेंचर्स वगैरह या डेट सिक्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं। 37A सब सेक्शन 4 जो है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी जो है दैट इज टू बी टैक्स्ड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसको बाकी इनकम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में आपने जो है वो जम नहीं करना, ऐड अप नहीं करना, बल्कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे टैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी सेक्शन 37A सब सेक्शन 5 की तरफ। समटाइम्स ऐसा होता है जी कि आप लोग सिक्योरिटीज के ऊपर गेन्स की बजाय लॉसेस जो है वो बर्दाश्त करते हैं, और आपने जितने की सिक्योरिटी खरीदी थी, जितनी अमाउंट की, जिन पैसों की, आपकी सेल प्राइस उससे कम हो जाती है। ऐसी सिनेरियो में इनकम टैक्स लॉ जो है वो आपको उन लॉसेस को अकोमोडेट करने की जो है वो एक प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। वो क्या है कि सबसे पहले यू हैव एन ऑप्शन टू सेट ऑफ द लॉस इन द ईयर
of the loss against other securities under this section 37A. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लॉस हो जाता है किसी एक सिक्योरिटी के ऊपर, तो बाकी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर आपको गेन हुआ है उन गेन्स के अगेंस्ट एक लॉस मेकिंग सिक्योरिटीज का लॉस जो है वो एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग जो अमाउंट होगी उसको आप टैक्सेबल कंसीडर करेंगे। वेयर एज समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका जो लॉस है वो लॉस आपका इतना ज्यादा हो चुका है कि बाकी सिक्योरिटीज के अंदर जो है वो जम नहीं हो पा रहा। मींस अगर आपका बाकी सिक्योरिटीज के अंदर जो गेन है वो 1 लाख रुपए है लेकिन लॉस आपका 5 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए में पहले सेट ऑफ करेंगे, रिमेनिंग आपका 4 लाख रुपए का लॉस जो है वो आपको सेक्शन 37A सब सेक्शन 5 के अंदर ही इजाजत है, प्रोविजंस मौजूद है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 3 सालों तक। अज्यूम करते हैं कि ये 5 लाख का आपका लॉस जो था ये 2019 में हुआ, 2019 के बाद 20, 21 और 22 के टैक्स ईयर्स में आप रिमेनिंग 4 लाख अनसेटल्ड लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन फर्दर 3 साल के बाद यानी 20, 21, 22 के बाद 2023 में इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आई होप कि इट्स क्लियर कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो दैट लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर in which that loss was occurred, and if the loss is not 100% set off, then same can be carried forward in next 3 tax years after the tax year in which the loss was occurred. Right sir? यहां तक इसको सम अप करते हैं जी। as far as income from capital gains on disposal of securities की बात है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जी लॉसेस ऑन अदर एसेट्स, यानी कि अभी हमने जो बात की ये सिक्योरिटीज के ऊपर लॉसेस की बात की, लेकिन अदर देन सिक्योरिटीज अगर आपको बाकी कैपिटल एसेट्स के ऊपर लॉसेस होते हैं तो सेक्शन 38 जो है ये आपको लॉसेस जो है वो सेट ऑफ करने की इजाजत तो देता है, बट यू आर नॉट required to, rather you can say you are not allowed to carry forward those losses. You can just set off the loss in the year in which the loss was occurred. हम इसको यूं समझ लेते हैं कि वो वाला नुकसान जो है वो नुकसान उसी साल के अंदर बाकी कैपिटल एसेट्स में, जिस साल में आपका नुकसान हुआ 2019 में अगर नुकसान हुआ तो 2019 के बाकी कैपिटल एसेट्स के अगेन जो डिस्पोजल के ऊपर आपको गेन हुआ उसमें तो सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसको सिक्योरिटीज की तरह कैरी फॉरवर्ड करने के बारे में सेक्शन 38 खामोश है। इन अदर वर्ड्स इसकी इजाजत नहीं है। अब ये लॉस जो आपने सेट ऑफ करने हैं इसके अंदर कुछ और शराइत भी मौजूद हैं। एक शर्त उसके अंदर ये है जी कि ये लॉस जो है सिर्फ उसी एसेट का सेट ऑफ कर सकते हैं आप जो एसेट जो है वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। ऐसा एसेट जिसके ऊपर आप जो है वो टैक्स ही नहीं पे करते, जिस तरह हमने बताया था जी कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं 30, जब हमने पढ़ा था सेक्शन 37 तो हमने मिसाल दी थी कि पर्सनल मूवेबल एसेट्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स के पर्सनल यूज के मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल एसेट्स दैट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट्स, सो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो उनकी डिस्पोजल के ऊपर जो गेन अगर हो जाता है तो उसको टैक्सेबल भी नहीं किया जा सकता। अब अगर वो वाला गेन जो है टैक्सेबल नहीं है तो उनके अगेंस्ट लॉस जो है वो भी टैक्सेबल नहीं होंगे और एडजस्टेबल नहीं होंगे या डिडक्टेबल नहीं होंगे। सिर्फ आपको वही लॉस जो है वो अलाउएबल होगा टू बी डिडक्टेड अगेंस्ट द गेन्स ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स जो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा आपको कोई और एसेट के ऊपर लॉस जो है वो टैक्सेबल उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। मैं मिसाल देता हूं जी, जिस तरह सेक्शन 37 के अंदर रेफर था जी कि ऐसे एसेट जो कि पर्सनल यूज के अंदर हो, पर्सनल यूज में हो और मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसके अगेंस्ट जो टैक्स अगर कोई गेन हो जाता है तो दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब
घर के फर्नीचर की एग्जांपल ले लेते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है। घर का फर्नीचर जो है वो अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके ऊपर गेन होता है, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। अब यहाँ पर अगर उसके ऊपर लॉस होता है तो लॉस भी जो है वो आप इस यहाँ पर जो है सेक्शन 38(2) के तहत जो है वो इजाजत नहीं है कि जी आप 38 के तहत उस लॉस को जो है वो रिड्यूस कर लें फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस। मसलन आपके पास जो है वो ज्वेलरी है, ज्वेलरी के ऊपर, ज्वेलरी की सॉरी एग्जांपल तो हम नहीं दे सकते, प्लाट की बात कर सकते हैं। प्लाट बेचा और प्लाट के ऊपर जो है वो आपको गेन हो गया, फर्नीचर बेचा उसके ऊपर लॉस हो गया। अब फर्नीचर जो है वो टैक्सेबल ही नहीं है उसका गेन, तो जब वो टैक्सेबल ही नहीं है पर्सनल यूज का फर्नीचर, तो फिर वो जो प्लाट बेचा है उसके अगेंस्ट वो वाला लॉस, फर्नीचर का लॉस जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकते। बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग के ऊपर लॉस हो गया, प्लाट बेचा, प्लाट के ऊपर गेन हो गया, तो बिल्डिंग का लॉस जो है वो प्लाट के गेन में सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग का गेन जो है वो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 37। फर्नीचर जो है वो उसका गेन जो है अगर पर्सनल यूज के अंदर है तो टैक्सेबल नहीं है। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। फार्मूला भी बड़ा सिंपल है, फर्क इतना है कि जहां पे कॉस्ट थी उसको जो है वो कंसिडरेशन, और जो कंसिडरेशन है उसको कॉस्ट कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे लॉस की बात हो रही है तो ए इज द कॉस्ट एंड बी इज द कंसिडरेशन। देन एक और जो चीज 38(4) में बताई गई है वो ये है कि आपके वो वाले लॉसेस या एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउड नहीं है विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 21। मसलन आपने कोई पेमेंट जो है वो क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल्स के जरिए नहीं की हुई, कोई आपने जुर्माना दिया हुआ है जो कि वायलेशन ऑफ लॉ है, कोई आपने जो है वो कैश के ऊपर पेमेंट की हुई है, फिर आपने मतलब जो है कोई ऐसी पेमेंट्स, किसी किस्म की डिडक्शन जो कि आपकी वैसे अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 21, वो यहाँ पर भी जो है लॉस के तौर पे या एक्सपेंसेस के तौर पे जो है वो कंसिडर या अलाउड नहीं होगी। लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, टुडेज लेक्चर इज कि ये 6 आइटम है आपके सामने, ए बी सी डी ई और एफ। ये 6 आइटम जो है इनके ऊपर अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो इन लॉसेस को जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और ये लॉसेस जो है ये एडजस्टेबल नहीं है, ये डिडक्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है। पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्टवर्क, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, फोलियो, बुक्स, पोस्टेज स्टैम्प, कॉइन, मेडेलियन और कोई एंटीक वगैरह, ये वो एसेट्स हैं जो कि पर्सनल मूवेबल, अगर पर्सनल कैपेसिटी में हो, और मूवेबल प्रॉपर्टी वैसे सारी की सारी जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती, लेकिन ये वाले सारे के सारे आइटम जो 6 के 6 आइटम हैं ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं। और इन्हीं ही 6 टाइप्स ऑफ आइटम्स के ऊपर जो है अगर लॉस हो जाता है तो ये अलाउड नहीं है। यानी सोने के ऊपर अगर आपको नुकसान होता है तो टैक्स अथॉरिटी उसको लॉस नहीं मानती, ठीक है जी। उसके ऊपर अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो वो लॉस जो है वो एडजस्टेबल भी नहीं होगा। ये एक लॉ के अंदर प्रोविजन मौजूद है। हाँ, लॉसेस अगर हैं, सोने के ऊपर लॉस जो है अगर हो गया आपको तो उसको प्रूव करेंगे आपके ये लॉस है, लेकिन वो लॉस जो है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन तो वैसे ही मौजूद नहीं है। तो ये सिंपल सी प्रोविजंस थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 37A और 38 की। हमने यहाँ पर कैपिटल गेन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है कैपिटल गेन्स के ऊपर जो है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। तेजी से रीकैप कर लेते हैं आज की क्लास का। कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटीज, कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटीज के हवाले से जो है आपने एक चीज देखी कि सेक्शन 37A सब सेक्शन 1 के अंदर जो है टैक्स के रेट्स दिए हुए हैं, वो हम लोगों ने कवर कर लिए। रिकग्निशन ऑफ होल्डिंग पीरियड जो है 37A2 में मेंशन्ड है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन जो है 37A3 में मेंशन्ड है कि सिक्योरिटीज क्या है, शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, सेपरेट ब्लॉक के तौर पे हमने इसे लेना है। सेट ऑफ हम उसी साल में कर सकते हैं और अगले 3 साल में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अदर देन सिक्योरिटीज अगर कैपिटल एसेट्स के ऊपर लॉस होते हैं तो लॉसेस अलाउएबल हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं एसेट्स के लॉसेस अलाउएबल हैं जो कि टैक्सेबल कैपिटल गेन एसेट्स हैं। फार्मूला A माइनस बी, लेकिन यहाँ पे जो है A इज टू बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट एंड B इज टू बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। और एक रिस्ट्रिक्शन है कि सेक्शन 21 की अगर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती तो वो कॉस्ट कंसिडर नहीं होंगी। 6 किस्म के आइटम जिनमें ज्वेलरी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंटीक्स वगैरह शामिल हैं,
उनके ऊपर अगर लॉस होता है तो लॉस जो है उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको कैरी फॉरवर्ड की तो जवाब ही सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर इसको समअप कर दिया जी हम लोगों ने। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हवाले से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फी अमान अल्लाह।